ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, जोहार। तो आज जो है वो हम लोग झारखंड के अध्ययन के श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज जो है वो हम लोग ज़मीन संबंधी कानून, लैंड रिलेटेड लॉज को समझेंगे, है ना। तो ज़मीन संबंधी कानून क्या होते हैं, लैंड रिलेटेड जो है वो लॉज क्या क्या हैं। तो मुख्यतः जो झारखंड में है वो लैंड रिलेटेड लॉज को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो दो चीज़ पढ़ते हैं, एक CNT एक्ट पढ़ते हैं और एक जो है वो SPT एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। CNT एक्ट क्या होता है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, और एक होता है SPT एक्ट मतलब संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, है ना। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, यही दो मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है, उसके बारे में जानना है। और उससे रिलेटेड प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो झारखंड का निर्माण हुआ है मुख्यतः भारत के झारखंड के जनजातियों को ध्यान में रखते हुआ है। तो पहले क्या होता था कि उनके ज़मीनों को जो है वो किसी भी तरीके से, अभी भी उस चीज़ को देखने को मिल सकता है कि गलत तरीके से जो है वो दूसरे लोग उस ज़मीन को अधिग्रहित कर लेते थे। तो वो चीज़ ना हो इसीलिए देखिएगा कि वहाँ पे जो है वो गुलाम आंदोलन हुआ था और उसका परिणाम ये निकला था कि CNT एक्ट जो है वो अस्तित्व में आया था। तो चलिए आज हम लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे वो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट अंग्रेज़ों के टाइम में बना, उनको क्यों मजबूर होना पड़ा बनाने के लिए, ठीक है। उसी तरह SPT एक्ट है और हम लोग उनका जो है वो विश्लेषण पूर्वक जो है अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप बाद में ज़मीन वगैरह लेते हैं, इस तरह के मामला होंगे तो आपको कम से कम एक छोटा मोटा आइडिया रहेगा, ब्रीफ आइडिया रहेगा, है ना। तो पहला प्रश्न पे आते हैं कि बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपी गई थी। तो आपको पता है कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसको हम लोग जो है वो झारखंड का इतिहास पढ़ रहे थे तब भी डिस्कस किए थे। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। उस समय जो है वो बंगाल के जो नवाब थे, शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल शासक थे, है ना, और जो अवध के थे, तो ये सब का जो है वो मिल करके संयुक्त रूप से हार हो जाता है। तो फिर 1765 ईस्वी में जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है वो इलाहाबाद की संधि होती है और उस इलाहाबाद की संधि में जो है वो बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी के हाथ में मिल जाती है। तो इसका ये मतलब होता है कि अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जो है वो जो टैक्सेशन सिस्टम होता है, मतलब कहने का हुआ कि जो वहाँ से कर लिए जाएंगे, भू राजस्व लिए जाएंगे, वो अब ब्रिटिश लेंगे और बदले में 26 लाख रुपया सालाना जो है वो शाह आलम द्वितीय जो थे उस समय मुग़ल शासक, उनको मिलता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ के राजा ने अंग्रेज कैप्टन कैमेक के आगमन का विरोध नहीं किया था, ठीक है ना। तो जो सिंहभूम का राजा है, सिंहभूम का राजा जो था वो अंग्रेज कैप्टन कैमेक आया था तो उसके आगमन पर वो विरोध नहीं किए थे। राजस्व का भुगतान चतरा के कलेक्टर को कब तक किया जाता था। तो राजस्व का भुगतान जो है वो चतरा के कलेक्टर को 1799 ईस्वी तक किया जाता था। 1799 ईस्वी तक जो है वो राजस्व का भुगतान चतरा के कलेक्टर को किया जाता था। सर्वप्रथम भारतीय एजेंट की नियुक्ति जिलों में की गई, उसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था, ठीक है। तो जो सर्वप्रथम जो है वो भारतीय एजेंटों की नियुक्ति जो है वो मुर्शिदाबाद ज़िले में की गई थी, मतलब जिलों में की गई थी। एजेंटों की नियुक्ति जिला वाइज में की गई थी, जिसका मुख्यालय जो है वो मुर्शिदाबाद रखा गया था। बंगाल में ही मुर्शिदाबाद है। राजस्व जिले की निगरानी हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी। तो अमील की, है ना। तो अमील जो है वो राजस्व जिले की निगरानी हेतु उसकी नियुक्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, 18 सितंबर 1789 के लिए गए अंतिम संकल्प में कहाँ के राजा के लिए प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया गया था। तो प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग जो है वो नागपुर, है ना। तो 18 सितंबर 1789 में लिए गए अंतिम संकल्प में नागपुर के राजा के लिए जो है वो प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया गया था। तो प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग जो है वो नागपुर के राजा के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, 4 जून 1809 ईस्वी को थाना व्यवस्था लागू कर दी गई। थाना व्यवस्था जो है वो 4 जून 1809 ईस्वी को लागू कर दी गई, जिसका नियंत्रण जो है वो कहाँ के मजिस्ट्रेट के अंतर्गत होता था। तो रामगढ़ के जो मजिस्ट्रेट है उसके अंतर्गत में उनका नियंत्रण होता था। स्थानीय जमींदार एवं जागीरदार किस प्रकार की भूमि के लिए मतलब जागीरदार किस भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक या दावा नहीं करते थे।
तो स्थानीय जमींदार और जागीरदार जो हैं वो किस भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक या दावा नहीं करते थे। तो देखिए इसका उत्तर जो है वो डी हो जाएगा। भूमिहरी भूमि पे भी नहीं कर सकते थे वो, मुंडारी भूमि पे भी नहीं कर सकते थे और खुटहरी भूमि पे भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो जो स्थानीय जमींदार थे या एजेंट थे वो जो है वो भूमिहरी भूमि, मुंडारी भूमि, खुटहरी भूमि पे जो है वो किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया गया ना। तो जो ब्रिटिश सरकार है तो वो रेगुलेशन अधिनियम 1793, ठीक है ना, 1773 ईस्वी में जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, फिर 1793 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो वही रेगुलेटिंग एक्ट को ही रेगुलेशन अधिनियम भी कहा जा रहा है। तो वो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास होता था। ब्रिटिश संसद जो होती थी वो भारत में काम कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे रेगुलेट करना है, उसको कैसे अपने कब्जे में लेना है धीरे धीरे, तो उसके लिए जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट धीरे धीरे आते गया। तो 20 वर्षों में वो रेगुलेटिंग एक्ट आता था। तो 1773 के बाद 1793 ईस्वी में आया था। तो 1793 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेशन अधिनियम 1793, उसके तहत जो है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए अधिनियम का प्रयोग किया गया था। ध्यान रहे, ब्रिटिश जो है वो सीधे यहाँ पे कब्जा नहीं किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक संस्था थी, तो वो व्यापार करने आई, तो उसको जो है ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे उसको तवज्जो देते गया, उसको सह देते गया और उसके माध्यम से भारत पे कब्जा करते गया। लेकिन वो ब्रिटिश जो संसद है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो इस बात को भी नहीं चाहता था कि बोल यहाँ का मालिक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे। तो वो जो है वो धीरे धीरे जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से फिर और अधिनियम बनाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो वहाँ से अपदस्थ करते गया और फिर पूरे क्षेत्र का जो मालिक है वो स्वयं बन बैठा। तो हम लोग देखेंगे इस चीज़ को जब इंडिया का पॉलिटी पढ़ेंगे, उस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करेंगे। निम्न में से किसके नेतृत्व में सन 1862 ईस्वी में भूमिहरी सर्वे प्रारंभ किया गया था। तो भूमिहरी सर्वे प्रारंभ जो है वो बाबू रखालदास हल्दर के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। इस प्रश्न में मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ये है इसमें लिखा गया है कि जो है वो बाबू रखालदास हल्दर थे, उन्हीं के नेतृत्व में सन 1862 ईस्वी में भूमिहरी सर्वे प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत कब छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीडियोट एक्ट लाया गया। तो प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है वो 1879 ईस्वी को छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीडियोट एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1879। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था। तो बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है वो 1885 ईस्वी को पारित हुआ था। 1885 ईस्वी को बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। सन 1902 में पहला सर्वे कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 1902 ईस्वी में जो पहला सर्वे जो है वो छोटा नागपुर से प्रारंभ हुआ था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लाया गया। CNT एक्ट जो होता है, CNT एक्ट कब लागू हुआ। तो CNT एक्ट जो है वो 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ। ये मतलब इसको आप रट ही जाइएगा, 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट लागू हुआ और ये CNT एक्ट अभी भी चला आ रहा है। समय समय पे संशोधन किए ही जाते हैं, तभी कोई कानून वो अपने मतलब रिलीवेंट रहेगा, नहीं तो उस कानून का कोई मतलब नहीं बन जाता है कि आज से हम 50 साल पहले वाले कानून को उठाएं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना हो। परिवर्तन तो संसार का नियम है, तो कानून को भी जो है वो आज के दृष्टिकोण से उसको रिलीवेंट बनाने के लिए उसमें भी परिवर्तन किए जाते हैं। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में भी बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं हुआ है, लेकिन उसका मूल स्वरूप नहीं बदला है ना। तो मूल स्वरूप बदल जाएगा तो फिर वो कानून ही पूरा बदल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये जो प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था। मतलब एक जो होता है ना कानून का खाका पहले तैयार करना, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट जो है वो जॉन हॉफमैन ने तैयार किया था। जॉन हॉफमैन जो है वो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट तैयार किए थे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय और कितनी धाराएं हैं। तो सबसे पहले इसमें एक तरह से दो प्रश्न हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कितने अध्याय हैं। तो याद रखिएगा इसमें 19 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, तो उसमें 19 अध्याय हैं। और कितनी धाराएं हैं, तो इसमें जो है वो टोटल 271 धाराएं हैं। ठीक है, तो ये जो कानून है तो इसमें जो है वो आपको याद रखना है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है वो 19 चैप्टर में बटा हुआ है और सभी चैप्टर को मिला लें तो उसमें 271 धाराएं हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि अध्याय 1 के तहत इस अधिनियम का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में होगा। तो इसका जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर दोनों क्षेत्रों में होगा। ठीक है, तो देखिए CNT नाम ही है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। तो छोटा नागपुर जो है वो 2 छोटा नागपुर में बटा हुआ है, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। तो जो ये इसका आंसर हो जाएगा दोनों, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में इस कानून का विस्तार है और इन क्षेत्रों में यह पूर्ण रूपेण लागू होता है। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, तो ये 1908 में बना था, के तहत अध्याय 1 में निम्नलिखित में से किसे परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर बात करें तो भूस्वामी को परिभाषित किया गया है, भुगत बंधक को भी परिभाषित किया गया है, कोरकर को भी परिभाषित किया गया है, लेकिन महाजन को अध्याय 1 में परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महाजन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अस्थायी भूधृति का अभिप्राय क्या होता है। तो ये बताना है कि वह भूमि किस भूमि को हम लोग अस्थायी भूधृति कहेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा वंशगत। वंशगत कहने का मतलब क्या हो गया कि जो वंशानुवली चला आ रहा है कि वो जोत रहे थे, बाद में उनके पुत्र संतान जोत रहे हैं या उसमें खेती कर रहे हैं, तो उसको अस्थायी भूधृति कहा जाता है। तो अस्थायी भूधृति क्या है, तो वंशगत जमीन को जो है वो अस्थायी भूधृति कहा जाता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किया हुआ है एवं लगान चुकाता हो। तो इसका जो उल्लेख है वो धारा 5 में किया गया है। ठीक है ना, तो वही लिखा गया है कि धारा 5 में यह उल्लेख है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए, मतलब अपना जमीन हो या दूसरा का जमीन हो, लेकिन वो वहाँ पे उस पर क्या कर रहा हो, खेती कर रहा हो और उसका लगान चुकाता हो, तो इसका जो है वो धारा 5 में उल्लेख है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 में किसका उल्लेख है। तो धारा 8 में जो है वो मुंडारी और खूटकटीदार, ये दोनों का उल्लेख है, मुंडारी का भी और खूटकटीदार, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। मुंडारी और खूटकटीदार जो है ये दोनों का उल्लेख धारा 8 में किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 3 में किसका उल्लेख है। तो अध्याय 3 की बात हम लोग करते हैं, तो अध्याय 3 का में जो है वो भूधारक का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, तो भूधारक का उल्लेख है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत धारा 10 में क्या उल्लेख है। तो धारा 10 में जो है वो ये उल्लेख है कि किसी भूहरी के जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी। तो जितने भी भूहरी का जमीन है उसमें लगान में वृद्धि नहीं होगी, ये धारा 10 में जो है वो क्लियर कट लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो अंतरीति उपाभुक्त के पास आवेदन कर सकता है। तो अंतरीति उपाभुक्त के पास आवेदन करने का जो है वो धारा 11 में उल्लेख है कि अगर भूस्वामी जो है वो जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो अंतरीति जो है, अंतरीति उपाभुक्त के पास आवेदन जो है वो धारा 11 के अनुसार किया जा सकता है। किस धारा में यह उल्लेख है कि धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी उस पुनः ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकेगा। तो ये जो है कि धारा 11 से जो है किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर, जैसे अभी ऊपर में हम लोग धारा 11 देखें तो उसमें जो है वो भूस्वामी का जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो अंतरीति उपाभुक्त के पास आवेदन किया जा सकता है धारा 11 के तहत। अब बोला गया है कि धारा 11 से मान लीजिए किसी जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है और उस पर भी जो है भूस्वामी उस पर पुनः ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकेगा। तो इसका उल्लेख जो है वो किस में है, तो धारा 15 में है। तो धारा 15 में जो है इसका उल्लेख है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है। तो रैयत शब्द को परिभाषित जो है वो चौथा अध्याय में किया गया है। तो चौथा अध्याय में जो है वो रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत किस रैयत का अधिभोगाधिकार हो, उस भूमि पर कितने वर्षों तक ना तो खेती की हो ना ही उसे धारित किया हो। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 12 वर्ष। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जो है वो किसी रैयत का अधिभोगाधिकार कब होगा, अधिभोगाधिकार हो उस भूमि पर 12 वर्ष ना तो खेती की हो ना तो उसे धारित की हो। ठीक है, तो 12 वर्ष हो जाएगा। बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस धारा में दी गई है। तो बंदोबस्त रैयत की परिभाषा जो है वो धारा 17 में दी गई है। तो धारा 17 में जो है वो बंदोबस्त रैयत का परिभाषा दिया गया है।
संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध है। अनुपूरक उपबंध मतलब जब किसी कानून में कमी रह जाता है तो उसके सप्लीमेंट में कुछ लाया जाता है, उसी को अनुपूरक उपबंध कहते हैं। तो संथाल परगना भूधारण जो है अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये जो है वो 1950 ईस्वी को पारित हुआ था। तो संथाल परगना भूधारण जो है वो 1950 को पारित हुआ था। धारा 24 से 36 तक किसका उल्लेख है? तो धारा 24 से 36 तक जो है वो सभी का उल्लेख है इनमें से। जैसे लगान का निर्धारण जो है वो उसमें उल्लेख है, जोत का बंटवारा, लगान वृद्धि या कमी का कारण, ये सभी का उल्लेख जो है वो धारा 24 से 36 तक में किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 5 में किसका उल्लेख है? तो अध्याय 5 में जो है वो खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत को है। खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत का जो उल्लेख है वो अध्याय 5 में किया गया है। अनधिभोगी रैयत और उसके भूस्वामी के बीच करार पर लगान की दर तय की जाएगी, जिसका उल्लेख किस धारा में है? ठीक है ना। तो इसका जो उल्लेख है वो धारा 38 में है। तो धारा 38 में किसका उल्लेख है? तो धारा 38 में जो है वो उल्लेख है कि अनधिभोगी रैयत जो है और उसके भूस्वामी के बीच में जो करार पर लगान की दर तय की जाएगी। तो अनधिभोगी रैयत और उसके भूस्वामी के बीच करार जो होगा, मतलब अग्रीमेंट जो होगा, उस पर लगान की दर जो है वो धारा 38 के तहत की जाएगी। अनधिभोगी रैयत को बेदखल किए जाने का आधार कितने दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान चुकाने में असफल रहने पर होगा? तो इसका उत्तर है 90 दिनों में। ठीक है ना। तो अगर वो 90 दिनों के अंदर, पिछले 2 साल का कर वो 90 दिन के अंदर नहीं चुकाते हैं, उसमें असफल रह जाते हैं, तो अनधिभोगी रैयत को बेदखल किया जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो जो छूट प्राप्त है, कहने का मतलब क्या हो गया कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है, मतलब CNT एक्ट 1908 जो है के धारा जो है वो 43 में, छोटा सा उसको कर देते हैं हाँ ताकि दिखे। धारा 43 में जो है 43 में जो है वो छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख मिलता है। तो छूट प्राप्त भूमि मतलब किसी को दान मिला है, किसी को और तरीके से मिला है, अनुदान में मिला है, तो उसका उल्लेख जो है वो धारा 43 में मिलता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 45 के तहत किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें जो है वो भूस्वामी प्रत्येक दिए हुए पट्टे के शर्त के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का अधिकार होगा। तो इसका धारा 45 में उल्लेख किया गया है। धारा 45 में उल्लेख है कि जो भूस्वामी है प्रत्येक दिए हुए पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा। तो उनको एक प्रतिलेख मिलेगा, इसका हकदार जो है वो हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जो है वो है छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम कब पारित हुई थी? तो छोटा नागपुर भूधृति नहीं है, अभिधृति है। छोटा नागपुर अभिधृति जो अधिनियम है ये कब पारित हुई थी? तो ये जो है वो 1969 ईस्वी को पारित हुई थी। कब पारित हुई थी? तो 1969 ईस्वी को छोटा नागपुर अभिधृति अधिनियम पारित हुई थी। न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध का निम्न में से किस धारा में प्रावधान है? ठीक है ना। तो न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर जो है वो प्रतिबंध जो है ये हो जाएगा उस 47वें धारा के में प्रावधान है। 47 धारा जो धारा नंबर 47 है उसमें ये है कि न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध का प्रावधान है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध का प्रावधान है? तो धारा 48 में जो है वो CNT एक्ट की जो है वो भूहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध का प्रावधान है। तो भूहरी भूधृति के अंतरण पर जो प्रावधान है, प्रतिबंध का प्रावधान है, वो धारा 48 में है। निम्न में से किसके द्वारा भूहरी कुटुंब के किस व्यक्ति को उसके भूधृति का विक्रय, दान, विनियम बिल द्वारा अंतरित करने की अनुज्ञा देने वाले नियम बनाए जा सकते हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है राज्य सरकार। राज्य सरकार द्वारा जो है वो भूहरी कुटुंब के किसी व्यक्ति को, भूहरी कुटुंब का मतलब जो भूहरी जमीन है उसमें जो कुटुंब होंगे, उसके जो रिश्तेदार होंगे, उनके किसी व्यक्ति को उसके भूधृति का विक्रय, दान, विनिमय बिल द्वारा जो अंतरित करने की अनुज्ञा देने वाले नियम बनाए जाते हैं तो वो राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या प्रावधान है? तो अध्याय 11 में क्या प्रावधान है? तो लगान के बारे में साधारण अंतरण, इसी का प्रावधान है। ठीक है ना। तो लगान के बारे में साधारण अंतरण। अगला प्रश्न है भुगते नगद लगान किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 4 समान किस्तों में देय होगा, इसका किस धारा में प्रावधान है? तो इसका जो है वो धारा 52 में प्रावधान है कि जो भुगते नगद लगान है, मतलब जो पैसा देने
मतलब जो बन रहा है पैसा, ठीक है ना। किसी वर्ष के प्रत्येक तिमाही में, मतलब 3 महीना में देंगे तो 4 किस्त बनेगा, तो इसका जो प्रावधान है वो धारा 52 में है। लगान या उस पर देय ब्याज या दोनों के भुगतान करने पर रसीद प्राप्त होगी, ठीक है। तो लगान ले हम लोग, ठीक है ना, या उस पर देय ब्याज है या दोनों के भुगतान करने पर रसीद प्राप्त होगी। अगर रसीद नहीं मिलती है तो वह किससे शिकायत की जा सकती है? तो अगर रसीद नहीं मिलती है तो ये जो शिकायत है वो उपायुक्त को किया जाएगा, ठीक है ना। तो उपायुक्त को शिकायत की जाएगी कि हमने पैसा दिए हैं लेकिन उन्होंने जो है वो हमें रसीद नहीं दिया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर प्रतिवर्ष अधिक से अधिक कितना प्रतिशत साधारण ब्याज लगेगा? ध्यान रखिएगा, यहाँ साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज कोई मत सोचिएगा। पहले क्या होता था कि जो जमींदार वगैरह होते थे वो क्या करते थे कि चक्रवृद्धि ब्याज लगा देते थे और इस प्रकार से उनका शोषण करके उनको ज़मीन से बेदखल कर देते थे। तो इसीलिए जो है वो ये किया गया है कि नियम बना दिया गया है कि बहुत ज़्यादा होगा तो आप 6.25% जो है वो पर एनम से, मतलब 6.25% साधारण ब्याज, मतलब अगर साल में 100 रुपया होता है तो 100 रुपया में आपको साल भर में 6 रुपया 25 पैसा आपको उसके बदले में देना होगा। उससे कम ही होगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यही बोल रहा है कि CNT एक्ट के धारा 58 में जो है वो किसी वर्ष में अगर लगान का भुगतान नहीं हो पा रहा है तो प्रतिवर्ष जो है वो मैक्सिमम 6.25% के हिसाब से जो है वो उन पर चार्ज लगेगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 61 में क्या प्रावधान है? तो धारा 61 में जो है वो प्रावधान है कि वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण। तो वस्तु रूप में जो देय लगान है, देय का मतलब होता है देना, है ना। तो वस्तु रूप में देय लगान का जो रूपांतरण होगा। बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान किस अध्याय में है? तो बंजर भूमि का जो प्रावधान है ना वो अध्याय 9 में है। अध्याय 9 में जो है बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की आज्ञा से भूमि की कोरकर में परिवर्तित करने का प्रावधान किस धारा में है? तो इसका जो प्रावधान है वो धारा 64 में है। तो 64 धारा में जो लिखा गया है कि किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को जो है उपायुक्त की आज्ञा से, जब उपायुक्त आज्ञा दे दें तो भूमि की कोरकर में परिवर्तित करने का प्रावधान है। कोरकर से समपरिवर्तित भूमि पर पहले कृषि वर्ष की फसल की कटाई के कितने वर्ष के बाद लगान देय नहीं होगा? तो पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष के बाद जो है वो लगान देय नहीं होगा। तो जो कोरकर में समपरिवर्तित भूमि है, जिस भूमि को कोरकर में परिवर्तित कर दिए गए, तो पहले कृषि वर्ष की फसल की कटाई के बाद कितने वर्ष के बाद तक लगान देय नहीं होगा? तो इसका उत्तर है 4 वर्ष। कितना हो जाएगा? तो 4 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। किसके आदेश के बिना किसी भी काश्तकार को काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता है? तो जब तक जो है वो उपायुक्त साहब का आदेश नहीं होगा या उपायुक्त साहिबा का आदेश नहीं होगा तब तक जो है वो किसी भी काश्तकार को उसके काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता है। किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी समय के अंदर प्रतिकर का भुगतान कर दे तो उसकी बेदखली रद्द की जा सकती है? तो ये जो है वो धारा 69 में इसका प्रावधान है कि अगर जो देय लगान है और जो उनको समय दिया गया है प्रतिवादी समय के अंदर, अगर उस समय दे देते हैं तो उनका बेदखली जो है, जिनको बेदखल करने की बात चल रहा था, जिसका मामला चल रहा था, उसको क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है धारा 71 का खा जो है उसके तहत कपटपूर्ण तरीके से किस धारा का उल्लंघन करते हुए कोई भी भूमि अंतरित करने की स्थिति में 3 वर्ष की सजा या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों देय होने का प्रावधान है? तो ये जो है इसका उत्तर जो हो जाएगा वो धारा 46 में हो जाएगा। तो धारा 46 के तहत जो है वो धारा 71 खा में कपट तहत जो है वो कपटपूर्ण तरीके से, किसी भी अब गलत तरीके से उसको डरा करके, धमका करके, पैसे का लालच दे करके, है ना, मारपीट हो सकता है और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उसके तहत अगर वो मतलब धारा 46 का उल्लंघन करते हैं और कोई भूमि अंतरित करने की स्थिति में उनको 3 वर्ष की सज़ा दी जाएगी या 1000 रुपया लिया जाएगा या दोनों ही मिल सकते हैं। तो 3 वर्ष तक की सज़ा और 10,000 रुपया दे, ये चीज़ भी हो सकता है। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 मतलब CNT एक्ट 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी संपदा, भूदिरीति या मुंडारी खुटखटीदार काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को इनकी माप करने का अधिकार होगा? तो इसका उत्तर जो है वो धारा 75 हो जाएगा। तो धारा 75 के अंतर्गत जो है यह प्रावधान है कि किसी भी संपदा को या भूधृति हो या मुंडारी खुटखटीदारी काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को, जो भी उनके मालिक हैं, इनको माप करने का अधिकार होगा भूमि का मापन का, है ना। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या उल्लेखित है?
तो अध्याय 11 में जो है वो रूढ़ी और संविदा का उल्लेखन है, रूढ़ी और संविदा, ठीक है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है, CNT एक्ट 1908 है, उसके अध्याय 11 में रूढ़ी और संविदा का उल्लेख है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में अधिकार अभिलेख और लगानों के निर्धारण से संबंधित प्रावधान हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। अध्याय 12 में जो है वो अभिलेख, अधिकार अभिलेख और लगानों के निर्धारण। अधिकार अभिलेख मतलब जो आपका अधिकार है उसको लिखा हुआ मिलेगा, उसको अधिकार अभिलेख कहते हैं। और लगानों के निर्धारण से संबंधित जो है इसका उल्लेख जो है अध्याय 12 में किया गया है। किस धारा में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकेगी? तो राज्य सरकार जो है वो राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करवाना हो तो धारा 80 के अंतर्गत वो आदेश दे सकती हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 85 में क्या प्रावधान है? तो धारा 85 में क्या प्रावधान है? तो धारा 85 में जो है वो राजस्व अधिकारी द्वारा लगान का निर्धारण, तो जो भी राजस्व अधिकारी होंगे, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उनके द्वारा जो है वो लगान का निर्धारण जो है किया जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि अधिकार अभिलेख की तैयारी के क्रम का किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाए, है ना? तो ये जो है वो धारा 92 में उल्लेख है। तो CNT एक्ट का जो धारा 92 में उसमें यह उल्लेख है कि अधिकार अभिलेख की तैयारी के क्रम में, जब अधिकार अभिलेख का तैयारी किया जा रहा है उसके क्रम में किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप कोई भी वाद नहीं ला सकते हैं, और इसका धारा 92 में जो है उल्लेख है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 CNT एक्ट 1908 की किस धारा 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान कब से लागू होगा? ठीक है ना। तो राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान कब से लागू होगा, इसका किस धारा में उल्लेख है? तो इसका जो है वो धारा 97 में उल्लेख है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में भूमि संबंधी शर्तों एवं उसके रूपांतरण संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो उत्तर है वो 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अध्याय 13 में भूमि संबंधी शर्तें और उसके रूपांतरण संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं। तो अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में यह प्रावधान है कि राजस्व अधिकारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न भूमि संबंधी शर्तों के लिए एक नियत दर तय होगी? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 106। तो धारा 106 में जो है वो ये प्रावधान किया गया है कि जो राजस्व अधिकारी हैं, मतलब जो रेवेन्यू अथॉरिटी हैं, उनके द्वारा जो है वो स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न भूमि संबंधी, तो कोई भी स्थानीय क्षेत्र मतलब जिसकी भी बात करें, किसी प्रखंड की, किसी गाँव की, तो जो स्थानीय क्षेत्र हैं उनका जो भूमि संबंधी शर्त है और उसके लिए एक नियत दर तय होगा। तो ये धारा 106 में प्रावधान है कि जो राजस्व अधिकारी हैं वो किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए जो भूमि संबंधी शर्त होंगे और नियत दर जो है वो धारा 106 के तहत तय की जाएगी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 14 में क्या प्रावधान है? तो अध्याय 14 की बात करें तो इसमें से प्रावधान है कि भूस्वामियों को विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख प्राप्त होगा। तो जो भूस्वामी है मतलब जो भूमि के मालिक हैं उनको विशेषाधिकार युक्त, एक विशेष अधिकार युक्त जो है वो उनको भूमि का अभिलेख प्राप्त होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का पालन होगा? तो ये अध्याय 16 में इसका उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा अगर कोई विषय का संज्ञान लिया जाता है तो उन विषयों का जो है न्यायिक प्रक्रिया का पालन होगा, उसमें सारी न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन होते हुए उसका निर्णय लिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की मतलब CNT एक्ट के 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त किसी उप कलेक्टर या राजस्व अधिकारी से कोई वाद या आवेदन वापस ले सकेगा? तो इसका जो है वो किस धारा में उल्लेख है कि जो उपायुक्त साहब हैं या साहिबा हैं वो किसी भी उप कलेक्टर या राजस्व अधिकारी से कोई भी वाद या आवेदन वापस ले सकेंगे? तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा 137। धारा 137 में इस बात का उल्लेख है कि जो उपायुक्त हैं वो उप कलेक्टर या राजस्व अधिकारी से कोई भी वाद या आवेदन वापस ले सकते हैं। पट्टे को प्रदान करना, पट्टे को रद्द करना, पट्टे का मतलब यहाँ अग्रीमेंट से है, तो अग्रीमेंट को प्रदान करना हो या अग्रीमेंट को रद्द करना हो, काश्तकार को बेदखल करना हो आदि सभी वादों पर केवल किनके द्वारा संज्ञान लिया जाएगा? तो ये किनके द्वारा संज्ञान लिया जाएगा? तो ये उपायुक्त के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस मामले में हम लोग देख सकते हैं कि उपायुक्त कितने शक्तिशाली होते हैं। तो उपायुक्त का मतलब यहाँ पे DC से है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से है, ठीक है ना। तो जो उपायुक्त होते हैं उनके पास जो है वो प्रशासनिक अधिकार तो होता ही है, साथ में बहुत सारा न्यायिक अधिकार भी है, क्वासी जुडिशियरी बॉडी भी उनके पास है ना।
चलिए आगे देखते हैं। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगी? तो कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगी, ये धारा 186 में उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा पारित किसी भी आदेश को कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगी। ना उसमें कुर्की की जाएगी ना तो उसका विक्रय की जाएगी, इसका जो छूट प्राप्त है ना। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील करने का वर्णन होगा? तो अपील करने का वर्णन की बात करें तो इसमें जो है वो 215 216 है ना, ये वाला हो जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जो है धारा 215 216 में उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध जो है, उपायुक्त का भी जो कुछ आदेश होगा उसके विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील करने का वर्णन है। तो मतलब अगर लगे कि मतलब उपायुक्त से भी कुछ गलती हो गई है या वो अगर किसी तरीके से गलत चीज़ का सहारा लिए हैं तो उनके खिलाफ भी जो है वो अपील किया जा सकता है। ऐसा बहुत कम केसों में होता है कि उपायुक्त के द्वारा गलत निर्णय लिया जाए या उनका मतलब कुछ अपना मोटिव छिपा हो। तो ऐसा भी हो सकता है जब उनके कोई रिलेटिव्स वगैरह हो या ऐसा हो। तो सभी तो मनुष्य हैं और मनुष्य में जो है वो कहीं ना कहीं वो सारे अवगुण होते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो इन सारे अवगुणों से ऊपर उठ पाते हैं। तो लालच, लिप्सा, काम, क्रोध, मोह, माया, ये सब शब्द तो बहुत आम है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन इनसे ऊपर उठना बहुत मुश्किल होता है, सभी से ये यहाँ पे नहीं उठा जाता है। ठीक है, तो अगर आयुक्त से भी गलती हो गया है तो उसके विरुद्ध भी जो है वो न्यायिक आयुक्त के पास अपील किया जा सकता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 18 में किसका प्रावधान है? ठीक है ना, तो पूछा जा रहा है कि किसका प्रावधान है। तो अध्याय 18 में जो है वो मुंडारी खुटकटीदार के विषय में विशेष उपबंध का प्रावधान है। हाँ, तो ये हो जाएगा मुंडारी खुटकटीदारों के विषय में विशेष उपबंध। तो मुंडारी खुटकटीदारियों के विशेष में विशेष उपबंध जो है वो अध्याय 18 में उनका प्रावधान है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है CNT एक्ट 1908 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कि किस धारा में मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध? तो मतलब जो मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारी हैं उनका अंतरण नहीं किया जा सकता, उसको किसी दूसरे के ये में नहीं मिलाया जा सकता। इसका जो उल्लेख है वो धारा 239 ईस्वी में है। CNT एक्ट लाने का मुख्य प्रावधान ही था कि मतलब जो जनजातीय लोग हैं उनका ज़मीन को सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए, क्योंकि उनका ज़मीन जो है वो सबसे ज़्यादा लैंडलेस होते जा रहे थे, भूमिहीन होते जा रहे थे, क्योंकि उनका जो है वो बाहर के लोग होते थे, पैसे के बलबूते, और बहुत तरीके से उनसे जो है वो बहुत आसानी से ज़मीन लिया जा सकता था। छोटा नागपुर का अभी उसके बावजूद भी आपको जान करके आश्चर्य होगा कि रांची में जितने भी लगभग जनजातीय ज़मीन थे, और आज हम लोग जो रांची में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह देखते हैं, तो वो सारे ज़मीन जो है वो किसी न किसी तरीके से गलत तरीके से उसका अधिग्रहण किया ही जा चुका है CNT एक्ट रहने के बावजूद भी। तो आपको ये जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि रांची जैसे शहर में ऐसा हाल है, जो कैपिटल सिटी है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे CNT एक्ट का भी वायोलेशन हो जाता है, क्योंकि जो लोग होते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं और जिसके कारण वो आगे नहीं कर सकते हैं। हाँ, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि बाद में अगर उनके वंशज को पता चले, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है कि जिनके बच्चे उस ज़मीन में नहीं रहे हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो ज़मीन उनका था या नहीं था। इस तरह की बहुत सारी बातें हो जाती हैं। इसीलिए पता है अध्ययन बहुत आवश्यक होता है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी होता है। एक बार आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आपको अपना सही गलत अधिकार सारे कुछ के बारे में पता रहेगा, सही क्या है, गलत क्या है, आपके कौन से अधिकार क्षेत्र में आते हैं, नहीं आते हैं, ये सब आपको जो है वो एजुकेशन ही दिला पाएगा। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि जहां अधिकार अभिलेख ना हो वहां लगान के बकाये की वसूली के लिए भूस्वामी वाद संस्थित कर सकेगा? तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा 246। तो धारा 246 में यह प्रावधान है कि जहां अधिकार अभिलेख ना हो, जहां उनके पास अधिकार अभिलेख ना हो, वहां लगान के बकाये की वसूली के लिए जो है वो भूस्वामी जो है वाद संस्थित कर सकेगा, वाद संस्थित कर पाएगा, है ना। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में उल्लेख है कि सभी मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारियों अध्याय 12 के अधीन तैयार अभिलेख में वर्णित रहेंगी? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 250। धारा 250 में उल्लेख है कि जितने भी मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारी हैं उनको अध्याय 12 के अधीन तैयार अभिलेख में वर्णित रहेंगे ना। अगला प्रश्न है कि किस धारा में यह प्रावधान है कि ऐसी काश्तकारी या उसकी प्रसंगतियों को किसी विषय पर विवाद होने पर राजस्व अधिकारी के समक्ष वाद में लाया जाएगा? तो मतलब ऐसी काश्तकारी या उनकी प्रसंगतियां आती हैं, मतलब उससे मेल नहीं खाती हैं, तो किसी विषय पर विवाद होने पर राजस्व अधिकारी के समक्ष वाद लाया जा सकेगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा
ये हो जाएगा धारा 252 के तहत ऐसा हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में संयुक्त भूस्वामी संबंधी प्रावधान है? संयुक्त भूस्वामी संबंधी प्रावधान मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो है उसके मालिक होंगे, इसका भी प्रावधान किया गया है और ये किया गया है धारा 257 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 257। किस धारा में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी? तो ये जो है वो 264 में 264 धारा CNT एक्ट का 264 धारा है, इसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार जो है वो इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतलब CNT एक्ट के जो उद्देश्य है उसको पूर्ति के लिए वो नियम बना सकेगी अगर उसको और भी कोई नियम की आवश्यकता है तो। उपायुक्त के कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो उपायुक्त के शक्तियों एवं कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो धारा 270 में किया गया। धारा 270 में जो है उसका उल्लेख किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की अध्याय 8 में कुछ धाराओं को किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि ये संविधान भारतीय संविधान की 9वीं सूची में इसको शामिल किया गया है। तो ये धारा 66 जो है वो वही अध्याय 8 की कुछ धाराओं को किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो पूछा जा रहा है किस संविधान संशोधन के तहत। तो 66वां संविधान संशोधन है वो 66th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत जो है वो CNT एक्ट का अध्याय 8 के कुछ धाराओं को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो मतलब अब जो है वो भारतीय संविधान के अंग बन चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस ईस्वी में जो है बिहार सरकार ने इस अधिनियम के धारा 46 में अनुसूचित जाति के साथ साथ जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित कर दिए। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा 1962 ईस्वी। 1962 ईस्वी में जो है वो बिहार सरकार जो था, क्योंकि उस समय जो है वो झारखंड बिहार का ही अंग था, तो बिहार सरकार ने इस अधिनियम के धारा मतलब CNT एक्ट जो है उसमें धारा 46 में अनुसूचित जाति के साथ साथ जो है वो जनजाति और पिछड़े जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित कर दिया है ना। तो मतलब CNT एक्ट में वो अंतरण जो है भूमि अंतरण के लिए वो ST के लिए भी, SC के लिए और OBC के लिए भी सुनिश्चित कर दिया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि जनजातीय भूमि सहित मतलब जनजातीय भूमि को लेकर के अन्य सभी भूमियों का अंतरण उद्योग, खनिज या इसके सहायक प्रयोजनों के लिए अनुमति देता है? ठीक है, तो इसकी बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा 49। तो धारा 49 में जो है वो यह प्रावधान है कि जनजातीय भूमि सहित सभी भूमियों का अंतरण उद्योग, खनिज या इसके सहायक प्रयोजनों के लिए अनुमति देता है। अगर कहीं उद्योग लगाना हो, खनिज निकल गया हो या कोई सरकारी प्रयोजन करना हो तो वो सब के लिए भी जो है वो CNT एक्ट होने के बावजूद भी उस भूमि का अधिग्रहित किया जाएगा, ऐसा प्रावधान है। राज्य सरकार ने धारा 49 में कब संशोधन कर इसे आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी वैध कर दिया? तो राज्य सरकार जो है उसको 2016 ईस्वी में संशोधन किया। तो 2016 में जो है वो बीजेपी का सरकार था और बीजेपी का सरकार जो है क्या किया कि इस कानून का संशोधन कर लिया गया और इसके जो आधारभूत संरचना जैसे वहाँ से रेल पास करना है, ट्रांसमिशन लाइन जोड़ना है, वो सब के लिए भी CNT एक्ट वाला जो भूमि है वो अधिग्रहित किया जाएगा, ऐसा प्रावधान कर दिया गया। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट अधिनियम 1908 मतलब CNT एक्ट 1908 की किस धारा में मुंडारी खुटकटी को कुछ खास स्थिति में अंतरण की आज्ञा देता है? तो मुंडारी खुटकटीदार को भी जो है वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस के तहत या कुछ ऐसा कंडीशंस क्रिएट हो जाएगा तो उस भूमि का भी अंतरण किया जाएगा। अंतरण मतलब होता है एक को दूसरे में दे देना, ऐसे करना, लेकिन इसके लिए उपायुक्त की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा धारा 241। तो आप सभी जो है वो ह्यूमैनिटीज साइंस के साथ मतलब CNT एक्ट को, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को बहुत अच्छे से डिस्कस किया और आशा है कि आप सभी जो है अब इस प्रश्नों का इससे रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे। आप सभी का ह्यूमैनिटीज साइंस में जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। ह्यूमैनिटीज साइंस का मतलब ही होता है मानवता का विज्ञान और आप सभी जो है वो मानवता के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी भी स्थिति में जो है वो आप लोग मानवता को बनाए रखना चाहते हैं। हम लोग क्रूरतापूर्वक ज़िंदगी को धीरे धीरे त्याग करके ही यहाँ तक बढ़े हैं। तो
उस सभी के लिए आप सबों का बहुत धन्यवाद। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया करके जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक है, जो सुधार करना हो या जो चीज़ सही लग रहा हो, तो उसके बारे में भी आप जो है वो स्वतंत्र पूर्वक, निष्पक्ष पूर्वक कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत धन्यवाद।